हाय देयर एवरीवन, बैक अगेन विद अनदर वीडियो। सो हम लोगों ने कंप्यूटर नेटवर्क्स का कोर्स स्टार्ट किया था और इस सिलसिले में हमारा ये लेक्चर नंबर 5 है, जिसके अंदर हम यूनिट नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ना है बाइट स्टफिंग। सो बाइट स्टफिंग में हमारे पास क्या होता है, बेसिकली हमारे कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं जो कि लैंग्वेज में पहले से मौजूद होते हैं, उनको अनरिजर्व वर्ड्स में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, अब जो करेक्टर होता है ये आपको पता होना चाहिए कि एक करेक्टर 1 बाइट होता है। ठीक है, तो जब मैं बाइट बोलूँ या करेक्टर बोलूँ तो मतलब उसका एक ही होगा। सो बाइट स्टफिंग रेफर्स स्टफिंग विद करेक्टर ओरिएंटेड हार्डवेयर एंड बिट स्टफिंग रेफर्स टू बिट ओरिएंटेड हार्डवेयर। ठीक है, एक बाइट करेक्टर बाइट ओरिएंटेड भी हार्डवेयर होता है और एक बिट ओरिएंटेड हार्डवेयर भी होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे वो बाइट के ऊपर करेंगे, यानी कि करेक्टर के ऊपर करेंगे। सो बाइट स्टफिंग ट्रांसलेट ईच रिजर्व बाइट इनटू 2 अनरिजर्व बाइट्स। ठीक है, जो आपका एक रिजर्व बाइट होगा यानी कि एक रिजर्व करेक्टर होगा, उसको 2 अनरिजर्व करेक्टर में या अनरिजर्व बाइट्स में उसको कन्वर्ट करने का प्रोसेस जो है उसको बोला जाता है बाइट स्टफिंग। ठीक है, कैसे? फॉर एग्जाम्पल, इट कैन यूज ESC एज प्रीफिक्स। ये ESC क्या है, ये यहाँ नीचे टेबल पे देखें तो यहाँ लिखा हुआ है ESC एज प्रीफिक्स अलाउड बाय X। देखें यहाँ ESC और उसके बाद X लिखा हुआ है, तो ये X का प्रीफिक्स क्या है? ESC प्रीफिक्स कहते हैं कि जो उस लफ्ज से पहले लिखा हो। फॉर SOHY, सिमिलरली जो ये SOH के लिए और सिमिलरली Y के लिए हमारे पास क्या है? EOT जो है उसके लिए Y है, उसके अगेन उससे भी पहले ESC लिखेंगे। और Z के लिए, इसके लिए हमारे पास ESC। ठीक है, ये अब ये यूज़ कहाँ होते हैं ये समझ में नहीं आ रहा होगा आपको। ये बेसिकली जो हमने फ्रेम पढ़ा था ना, फ्रेम, उसके अंदर हमने हेडर और एक टेलर देखा था, उसके अंदर ये लिखा होता है SOH हेडर के अंदर और टेलर के अंदर EOT। तो ये जो होता है ये रिजर्व करेक्टर्स होते हैं, रिजर्व बाइट्स होते हैं, तो इसको वो कन्वर्ट कर रहा है अनरिजर्व करेक्टर में। तो जब अनरिजर्व करेक्टर में इसको कन्वर्ट करेंगे तो वो 2 बनेंगे, उसने कहा 2 में कन्वर्ट करना है। अब वो किस तरह से, उसका उसने ये टेबल बना के आपको दे रखा है कि जहाँ जहाँ SOH यूज़ हो रहा है, जैसे ये हेडर में SOH यूज़ हो रहा है उसकी जगह हम पेस्ट कर देंगे ESC X। सिमिलरली जहाँ EOT यूज़ हो रहा है वहाँ ESC Y पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद है हमारे पास ट्रांसमिशन एरर्स। कि ना जब हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं यानी कि डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं वायर के ज़रिए या वायरलेसली, ठीक है, हवा में डेटा अगर हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसके अंदर एरर्स कैसे आते हैं। हाँ जी, तो कैसे आते हैं, पहले हम बात करते हैं इसकी वायर्ड मीडियम की। तो वायर्ड मीडियम में एरर किस तरह से आ सकता है? हमारा डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है तार के अंदर से, तो उसके अंदर किस किस तरीके से हम एरर आ सकता है। तो पहला ये हो सकता है कि हमारा डेटा क्लैश कर जाए। क्लैश का मतलब कि हो सकता है कि वो ट्रैफिक में फंस जाए, ठीक है ना, नेटवर्क ट्रैफिक में फंस जाए, या हो सकता है कि वो डाटा जिस पाथ से जा रहा हो और सामने से एक और डाटा आ रहा हो और उनकी टक्कर हो जाए और वो डाटा लॉस्ट हो जाए, तो ये एरर हो सकता है। इसी तरह वायरलेस ट्रांसमिशन में क्या हो सकता है कि इंटरफेरेंस हो सकती है। इंटरफेरेंस का मतलब ये हो सकता है कि जैसे रेडियो में आपने देखा होगा ना, रेडियो हम कभी चलाते हैं तो वो रेडियो की आवाज़ के साथ 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 में और भी इधर उधर की आवाज़ें आ रही होती हैं, ठीक है ना, जो उसकी नहीं होती। मतलब कि जैसे आपने वॉकी टॉकी देखा होगा, ये रेडियो देखा होगा, जो वायरलेस मीडियम होते हैं इसमें आपने देखा होगा पुराने ज़माने की आवाज़ें और भी आ रही होती हैं ओरिजिनल आवाज़ के साथ साथ। उसको इंटरफेरेंस बोला जाता है कि मल्टीपल हवा में जो आवाज़ें होती हैं, मल्टीपल सिग्नल्स होती है, वो ट्रांसमीटर कैच कर लेता है और वो काज करती है इंटरफेरेंस, जिससे हमारा एरर आ जाता है मैसेज में। ठीक है ना, बाज़ औक़ात हमें साफ़ आवाज़ नहीं आ रही होती फिर उसमें। तो ये होते हैं ट्रांसमिशन एरर्स, इन रिजल्ट ऑफ विच द बिट आर लॉस्ट और द बिट वैल्यू में भी चेंज। तो इन इंटरफेरेंस या जो भी एरर है इसके नतीजे में होता क्या है कि हमारा या तो कुछ बिट्स जो है वो लॉस हो जाती है या वो चेंज हो जाती हैं। उसके बाद है एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। तो जब हम एरर डिटेक्ट किस तरह करेंगे या करेक्ट किस तरह करेंगे, हमने देखा अभी एरर्स तो आए हैं, इसको डिटेक्शन और करेक्शन हम लोग किस तरह करेंगे। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, डिटेक्शन के लिए तो फ्रेम्स यूज़ करते हैं और करेक्शन के लिए हम लोग कुछ मेथड यूज़ करते हैं, वो भी देखते हैं। तो डिटेक्ट एंड करेक्ट एरर्स फ्रेम्स इंक्लूड एडिशनल इंफॉर्मेशन विच इज़ इंसर्टेड
बाय द सेंडर एंड चेक्ड बाय द रिसीवर। ठीक है, आपने जो फ्रेम बनाया है उसके अंदर उसके हेडर पे और उसके टेलर पे कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन हम लोग ऐड करेंगे जिसकी मदद से हम लोग एरर डिटेक्शन भी कर पाएंगे और करेक्शन भी कर पाएंगे। मैंने आपको जब हम लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे कि टेलर और हेडर जो है इसीलिए ऐड करते हैं कि कहाँ से हमारा फ्रेम स्टार्ट हो रहा है, कहाँ एंड हो रहा है, ताकि अगर कोई एरर है तो मुझे पता लग जाए इस फ्रेम में एरर है और जो सेंडर है वो उसको दोबारा से उस फ्रेम को भेज दे। राइट। और उसके बाद इन दिस वे इनकरेक्ट डेटा कैन बी रिजेक्टेड। तो इस तरह से अगर हमें एरर मिल गया तो हम लोग वो डेटा हो जाएगा इनकरेक्ट, उसको रिजेक्ट कर देंगे और वो फ्रेम दोबारा ले आएंगे। आल्सो द इनकरेक्ट डेटा कैन बी करेक्टेड और एक्सेप्टेड, और उसको हम लोग करेक्ट भी कर सकते हैं। अब एरर को चेकिंग करनी है, मतलब कि एरर चेक किस तरह होगा कि वाकई एरर है या नहीं है, यानी कि रिजोल्व किस तरह करेंगे। तो इसके लिए जो मेथड है वो यहाँ पर दो मेथड यूज़ होते हैं, एक पैरिटी चेकिंग और एक चेकसम यूज़ होता है। तो जो पैरिटी चेकिंग है उसके अंदर बेसिकली होता है क्या कि आप कुछ एक्स्ट्रा बिट्स अपने डेटा में अटैच कर देते हो और रिसीवर एंड को पता होता है कि अगर इसके डेटा में इतनी नंबर ऑफ बिट्स होंगी तो इसका मतलब वो एरर, वो जो डेटा है वो ठीक है, अदरवाइज वो ख़राब है, उसके अंदर कुछ एरर है। तो उसके भी दो तरीके कार है, या आप इवन पैरिटी यूज़ करते हो या ओड पैरिटी यूज़ करते हो। अब ये होती बिट्स हैं, यानी कि 0 और 1 नहीं होता है और कुछ भी नहीं होता। अगर इवन पैरिटी आप यूज़ कर रहे हो तो अब आपके जो नंबर ऑफ वंस है आपके डेटा में, आपके फ्रेम में, वो इवन होंगे, यानी कि अगर उसके नंबर ऑफ वंस इवन होंगे इसका मतलब आपका डेटा बिल्कुल ठीक ठीक रिसीवर के पास पहुंचा है। अगर उनमें कोई कमी पेशी होगी, वो ओड नंबर में पहुंच गए, तो वो गलत होगा। सिमिलरली एक ओड पैरिटी भी होता है, इसके अंदर क्या होंगे, जो आपके नंबर ऑफ बिट्स होंगे यानी कि नंबर ऑफ वंस होंगे वो ओड नंबर में होंगे। ठीक है। सो अ पैरिटी बिट इज एन एक्स्ट्रा बिट ट्रांसमिटेड विद डेटा आइटम चूज टू गिव द रिजल्टिंग बिट इवन और ओड पैरिटी। ठीक है, पैरिटी बिट कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक एक्स्ट्रा बिट है जो हम अपने डेटा के साथ अटैच करते हैं ताकि हमें एरर्स का पता लग जाए कि हमारे डेटा फ्रेम में एरर है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एन इवन पैरिटी डेटा 10010001 हैज़ पैरिटी बिट 1। तो इसके अंदर अगर आप नंबर ऑफ वंस देखें तो 1 2 3 ओड नंबर में है। ठीक है, इट हैज़ ओड नंबर ऑफ वंस, मतलब कि यहाँ पर ओड पैरिटी यूज़ हो रही है। एंड ओड पैरिटी डेटा, और इसके अंदर ये हमारे पास नंबर ऑफ वंस हमेशा जो है वो ओड ही रहना चाहिए। 1 1 और ये 111 3 4 और ये 5। तो ये देखें इसमें फिर भी हमारे पास नंबर ऑफ वंस ओड ही हैज़ पैरिटी बिट 0 एज इट हैज़ ओड नंबर ऑफ वंस। ठीक है, सपोज द ओरिजिनल डेटा एंड पैरिटी इज दिस। तो हमारे पास कहता है कि सपोज करो ओरिजिनल डेटा ये है और उसके अंदर पैरिटी बिट भी हमारे पास 1 है, तो वो ये हमारे पास इवन पैरिटी बन गई। किस तरह, 1 2 3 हमारे पास डेटे के अंदर थे और एक हमने पैरिटी ऐड की तो वो 4 हो गए, तो वो इवन बन गई। आफ्टर इंटरफेरेंस द इनकरेक्टेड डेटा इज दिस। तो कहता है कि अगर इस डेटे के अंदर कोई इंटरफेरेंस होती है यानी कि एरर आ जाता है, तब क्या होगा कि इसकी जो बिट्स है वो ऑब्वियस सी बात है वो चेंज हो जाएगी। तो जहाँ पहले इवन आ रही थी वहाँ अब ओड आने लग जाएंगी। तो अगर ओड आ गए तो पता चल जाएगा हमें हमारे डेटा में एरर आ गया, तो इसको पैरिटी चेकिंग बोलते हैं। इसके अंदर भी प्रॉब्लम्स हैं और इसको मतलब कि छोटे लेवल पे यूज़ किया जाता है पैरिटी चेकिंग को, बड़े लेवल पे यूज़ नहीं किया जाता। इसमें भी कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं जो आप खुद से एक्सप्लोर करना कि क्या डिसएडवांटेजेस है। बाद बात इसकी नंबरिंग बन जाए तो वो इशू आ जाता है जिससे पता नहीं लगता कि हमने इवन वाला भेजा या ओड वाला भेजा है। राइट। जो दूसरा मेथड है ना ये चेकसम वाला, ये काफ़ी कमाल का मेथड और काफ़ी यूज़ होता है। और यही जो मॉडर्न आपके एरर डिटेक्शन सिस्टम है ना वो यही चेकसम का मेथड यूज़ करते हैं। आपने कभी देखा हो शायद, जब आप कोई सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर रहे हो ना, अगर वो सही से इंस्टॉल नहीं होता तो चेकसम एरर आता है। ठीक है, मे बी आपने देखा हो या कभी मौका मिले आप देखना इसको, कमांड लाइन पे आप जब इसको यूज़ कर रहे होते हैं तब आता है ये एरर। ठीक है, तो चेकसम एरर में हमारे पास होता है कि बेसिकली जो आपका डेटा होता है उसके अंदर जितने भी बाइट्स या बिट्स होती हैं उनको ऐड किया जाता है, यानी कि जमा किया जाता है। उसका जो रिजल्टेंट होता है वो जो अकेला एक नंबर होता है, जैसे मेरे पास मान लो 10 तक काउंटिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैं क्या करूँगा 1 + 2 + 3 + 4 प्लस इस तरह से काउंटिंग करूँगा और इसका जो टोटल रिजल्टेंट आएगा यानी कि जो 55 एंड में रिजल्ट निकल के आएगा वो मैं स्टोर करा के वो साथ भेजूंगा अपने डेटा के। जब वो रिसीवर एंड पे जाएगा वो इसको जब
डिसेंट्रलाइज करेगा तो उसका जवाब और उसका जो चेकसम होगा उसका जवाब अगर सेम नहीं आएगा तो मतलब कि एरर है, अगर वो सेम आ गया तो मतलब कि सेम है। इतनी सी कहानी है। ठीक है, नहीं समझ आई तो यहाँ से पढ़ लेते हैं, क्योंकि पहली बार में समझ नहीं आती ये चीज़ें। द सेकेंड प्रोसीजर यूज टू डिटेक्ट एरर इज चेकसम। इन दिस प्रोसीजर डेटा इज ट्रीटेड एट सीक्वेंस ऑफ इंटीजर। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स होंगे, आपके पास नंबर्स होंगे कुछ, एंड देयर अरिथमेटिक सम यानी कि सिंपल उनको ऐड कर देना is computed and carry bit are added to the final sum। उन तमाम बिट्स को कहता है कि आप उसका सम निकालेंगे, अगर कुछ में कैरी होगा तो उस कैरी को भी आप उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, जैसे हम जमा कर रहे होते हैं तो कुछ कैरी ऊपर हम लोग लिखते हैं, तो उस कैरी को भी आप लोग एंड में ऐड करेंगे। ठीक है, देन चेकसम इज कैलकुलेटेड बाय ट्रांसमिशन। फिर उस चेकसम को भी ट्रांसमिट किया जाएगा अलॉन्ग विद आवर डेटा। Then it is sent along with the data and the receiver and the data is calculated, is performed and then compared with the original checksum transmitted। जब वो रिसीवर एंड पे पहुंचेगा तो वो जो चेकसम होगा और आपका ओरिजिनल डाटा होगा वो उसका सम जो है वो सेम होना चाहिए। इन दिस वे एरर आर डिटेक्टेड इफ द रिसीव्ड चेकसम इज डिफरेंट फ्रॉम द सेंड। ठीक है, अगर रिसीवर का चेकसम और हमारा भेजा गया चेकसम में कोई फ़र्क आ गया तो इसका मतलब उसके अंदर कुछ एरर है। अच्छा, ये परफॉर्म किस तरह किया जाता है? इट इज परफॉर्म बाय शिफ्ट रजिस्टर एंड एक्सोर। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, शिफ्ट रजिस्टर क्या होता है, ये सारा एक्सोर की कहानी। ठीक है, फिगर में देखें तो आपके पास ये डेटा था, इसका जितना भी नंबर था ये 48, 65, ये सारा हर बिट का डेटा उसने देखो यहाँ ऐड किया है। देखो ऐड करने के बाद कुछ ना कुछ कैरी होगा, उसको उस कैरी को उसने लास्ट में ऐड किया है और उसके बाद एक नंबर हमें हेक्साडेसिमल नंबर हमें निकल के आ गया है। अब ये नंबर और ये डेटा भेजा जाएगा रिसीवर के पास। रिसीवर दोबारा से इसके सम को कैलकुलेट करेगा और इस रिजल्ट के साथ मैच करेगा। अगर दोनों इक्वल हुए तो मतलब कि हमारा जो है वो डेटा बिल्कुल करेक्ट है, अगर वो उनमें फ़र्क आ गया तो इसका मतलब कुछ एरर हुआ है। सो इतना सही हमारे पास ये लेक्चर था। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अगर हमारा टारगेट आप लोगों ने याद रखना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, अब तक तो याद हो गया होगा। ठीक है ना कि क्या टारगेट है। और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब भी कर दिया करो, थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाती है। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।